विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए यूरोप पढ़ेंगे आज से। उम्मीद करते हैं यूरोप पढ़ने से पहले आप लोग एटलस अपने पास रखे होंगे। एटलस को ज़रूर अपने पास रखें ताकि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा आप उसमें देखते चलें। जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद आएंगी। सबसे पहले हम आप यूरोप के ब्रीफ नॉलेज करा देंगे कि कहाँ पे कौन चीज़ है, कौन सा देश कहाँ पे, कौन सा सागर कहाँ पे, ताकि जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा तो आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये पूछा गया था कि ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है। 4 देशों के नाम दे दिए गए तो उसमें डेनमार्क था, तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। उसके बाद आप नीचे आएंगे उसके तो आइसलैंड है। तो आइसलैंड की राजधानी कभी कभी पूछ ली जाती है कि आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो रेक्याविक है। क्या है? रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। इसके आगे जाएंगे आप जो नॉर्वेजियन सी है, फिर नॉर्वेजियन सी के आगे जाएंगे, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड। जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच है ये बोथनिया की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में, अरे स्वीडन और फिनलैंड के बीच में किसकी खाड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी है। जैसे ही फिनलैंड के नीचे बढ़ेंगे तो ये क्या है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पे है। गल्फ ऑफ फिनलैंड के आगे बढ़ेंगे जैसे ये है, क्या है? बाल्टिक सी। क्या है? बाल्टिक सी। अभी इनकी चर्चा दोबारा होगी, डिटेल में होगी। मैं आपको बस एक परिचय करा दे रहा हूँ ताकि जब भी मैं नाम लूँ तो आपको चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी। बाल्टिक सी से जब भी नॉर्थ सी की ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कील कैनाल क्रॉस करेंगे। कील कैनाल कहाँ है? जर्मनी में है। कील कैनाल जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम लोग नॉर्थ सी में पहुँच जाएंगे। नॉर्थ सी से इस बार यूपीएससी में नॉर्थ सी का क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि नॉर्थ सी के आसपास के कितने देश हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए नॉर्थ सी के आसपास कितने देश हैं? 7 देश हैं। किससे बाउंड्री टच करता है नॉर्थ सी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम लोग ये देखेंगे जैसे नॉर्वे से नॉर्थ सी की बाउंड्री टच होती है, डेनमार्क से टच होती है। तो आप लोग जो है नॉर्थ सी के स्वीडन से टच नहीं होती, आप ये याद रखना, क्योंकि यहीं पे आप कन्फ्यूजन हो जाए। स्वीडन दे देगा तो आप कन्फ्यूजन। तो नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद क्या है? ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड के बाद आप देखेंगे बेल्जियम है। बेल्जियम के बाद फ्रांस है। फ्रांस के बाद जो है यूनाइटेड किंगडम है। तो कितने देश हो गए? 7। नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूके। तो 7 देशों को आप याद रखें। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो ये 7 देशों के नाम आप लिख लें कहीं पे, ताकि जब भी पढ़ें तो आपको याद आ जाए। क्योंकि अगर यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है इस बार यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए आपको जो है नॉर्थ सी के 7 देशों को याद के रखना है। इसके बाद जैसे ही नॉर्थ सी के क्रॉस करेंगे तो इंग्लिश चैनल को देखेंगे। इंग्लिश चैनल के बाद सीधे हम लोग बिस्के की खाड़ी में पहुँच जाएंगे। बिस्के की खाड़ी मतलब अटलांटिक सागर में पहुँच जाएंगे। और जैसे ही अटलांटिक सागर से होते हुए जब हम मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे जो है जिब्राल्टर जलसंधि है। जिब्राल्टर जलसंधि को क्रॉस करते हुए हम लोग जो है भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही भूमध्य सागर में प्रवेश, ये आपको वेलेंसिया दिख रहा है ना, यहाँ पे गल्फ ऑफ ये वेलेंसिया है। क्या है? वेलेंसिया की खाड़ी। तो आपको कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेलेंसिया की खाड़ी कहाँ पे, तो किसमें? मेडिटेरियन सी में। किसके पास है? स्पेन के पास है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ही वेलेंसिया की खाड़ी के आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा सागर है? लिगुरियन सागर है। फिर कौन सा सागर है? ये टिरेनियन सागर। लिगुरियन सागर के आगे टिरेनियन सागर है। जैसे ही टिरेनियन सागर के आगे बढ़ेंगे तो ये जो है मसीना स्टेट है। अभी इन स्टेटों को डिटेल में चर्चा आएगी, कौन क्या है, कैसे, कौन कहाँ किसको अलग करता है। तो इसको मैं बस आपको हिंट करे दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ये याद हो जाए। ये मसीना स्टेट है। मसीना स्टेट जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे? आयोनियन सागर में। आयोनियन सागर के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा है? एड्रियाटिक सी। फिर इसके पीछे आएंगे तो आयोनियन सागर के इधर की ओर बढ़ेंगे तो कौन सा है? एजियन सागर। कौन सा सागर है? एजियन सागर। एजियन सागर के आगे बढ़ेंगे फिर ये कौन सा है? मरमरा सागर। मरमरा सागर के आगे बढ़ेंगे तो ब्लैक सी। ब्लैक सी इसमें ज़्यादा चर्चा में है। ब्लैक सी के आगे बढ़ेंगे तो कौन सा है? गर्भ एजेव सागर। कौन सा सागर है? एजेव सागर। एजेव सागर और ब्लैक सी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के वार के कारण ये दोनों देश, ये दोनों सागर बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि ये जो है ये वाला क्षेत्र
ये जो है क्रीमिया प्रायद्वीप, इस पे लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, इसलिए क्रीमिया प्रायद्वीप बहुत ज़्यादा चर्चा में। ये पूछ लिया जाएगा क्रीमिया प्रायद्वीप कहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो एजियो सागर और ब्लैक सी के बीच में है क्रीमिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? क्रीमिया प्रायद्वीप। एक बार हम लोग बैक करते हैं, जैसे एजियो सागर से फिर कहाँ जाएंगे? ब्लैक सी में जाएंगे, ब्लैक सी से कहाँ जाएंगे? फिर मरमरा सागर में जाएंगे, मरमरा सागर के बाद कहाँ जाएंगे? एजियन सागर में जाएंगे, एजियन सागर से फिर हम लोग आयोनियन सागर में जाएंगे, आयोनियन सागर से फिर एड्रियाटिक सागर में जाएंगे। जैसे ही मसीना जलसंधि क्रॉस करेंगे तो फिर टेरेनियन सागर को मिलेगा, टेरेनियन सागर के बाद फिर जो लिगुरियन सागर की ओर बढ़ेंगे। लिगुरियन सागर में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ वेलेंसिया, वे वेलेंसिया की खाड़ी है। वेलेंसिया की खाड़ी कहाँ है? मेडिटेरियन सी में है। मेडिटेरियन सी से जैसे ही हम लोग अटलांटिक सागर की ओर जाएंगे तो कौन सी जलसंधि क्रॉस करनी पड़ेगी? तो जिब्राल्टर जलसंधि हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। जिब्राल्टर जलसंधि से होते हुए फिर हम लोग बिस्के की खाड़ी में जाएंगे, बे ऑफ बिस्के। उसके बाद इंग्लिश चैनल को क्रॉस करेंगे, फिर कहाँ आ जाएंगे? नॉर्थ सी में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? नॉर्थ सी आ जाएंगे। नॉर्थ सी से फिर हम लोग कील कैनाल क्रॉस करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बाल्टिक सी में आ जाएंगे। बाल्टिक सी से फिर बिस्के की खाड़ी में पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें पूरी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोबारा भी रिवीजन करा दिया। ये चीज़ें आप अपने एटलस पे मार्क करते रहें, ताकि जैसे हम सब चीज़ पढ़ाएंगे तो आपको चीज़ें तुरंत क्लिक करेंगी, तैसे सब चीज़ आपको याद होती चली जाएगी। ये नॉर्वे और स्वीडन हम लोग देख रहे हैं, इसको जो है ये क्षेत्र जो है स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला। तो आपको ये लिखना ना, शायद ये लिखा नहीं होगा। तो स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला में कौन से हैं? नॉर्वे और स्वीडन। हम लोग नॉर्वे की राजधानी देखेंगे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। ये ओस्लो है। तो आपको ये पता होना चाहिए ओस्लो कहाँ पे है, तो ये आप याद रखना, नॉर्थ सी पे ओस्लो स्थित है। फिर स्वीडन हम लोग देखेंगे, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम कहाँ पे स्थित है? बाल्टी सागर में। ये पूछ लिया जाता है, मिलाने को आ जाता है कि स्टॉकहोम किसकी राजधानी है या किस सागर के तट पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस पे तट पर है, तो ये बाल्टिक सागर के तट पर है स्टॉकहोम। फिर हम लोग फिनलैंड देखेंगे। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। तो हेलसिंकी कहाँ स्थित है? तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है ना, गल्फ ऑफ फिनलैंड में ही हेलसिंकी स्थित है। तो आपको ये हेलसिंकी और स्टॉकहोम आपने पढ़ा होगा पर्यावरण में, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है पर्यावरण के लिए, तो आपको ये स्टॉकहोम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल हुआ था जो कि सल्फर को कम करने के लिए हुआ था। कि हेलसिंकी प्रोटोकॉल किससे संबंधित, तो आपको बताना होगा सल्फर से संबंधित। तो आपको आप आज जो है स्टॉकहोम और हेलसिंकी दोनों प्रोटोकॉल पढ़ने हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि नार्डिक देश जो हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे नॉर्वे अभी मैंने बताया था, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, इनको जो है नार्डिक देश के नाम से जाना जाता है। जो डेनमार्क है इसके दो द्वीप हैं, ग्रीनलैंड और फोरोय आइसलैंड, और फिनलैंड का एलैंड आइसलैंड। तो आपको ये दोनों याद रखने, क्योंकि पूछ लिया जाता है। आपको चित्र बताता हूँ मानचित्र में, जैसे ये आइसलैंड, ये डेनमार्क है, ठीक है, ग्रीनलैंड है, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। तो ये अभी यूपीपीसी में पूछा गया था। तो ये फोरोय आइसलैंड है, किसका अधिकार है? डेनमार्क का। तो शायद इस बार पूछ लिया जाए कि फोरोय आइसलैंड पे किसका अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए किसका अधिकार है? डेनमार्क का। जब हम लोग एलैंड आइसलैंड देखते हैं तो एलैंड आइसलैंड ये है, छोटा सा है बिल्कुल। कहाँ पे? ये बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोस्निया के बीच में एक तरीके से है एलैंड आइसलैंड। ये फिनलैंड की खाड़ी है, तो इस पर किसका अधिकार है? फिनलैंड का। तो आपको याद होना चाहिए एलैंड आइसलैंड पे किसका अधिकार है? फिनलैंड का। कभी कभी आपको लोकेशन पूछ दे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो आपको इसीलिए मैं बार बार मैप दिखा के बता रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ग्रीनलैंड और फोरोय आइसलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और एलैंड आइसलैंड पे किसका अधिकार है? फिनलैंड का। ये सब नार्डिक देशों में आते हैं। इसके बाद हम लोग बाल्टिक देश देखेंगे कि बाल्टिक देश में कौन कौन सी देश आते हैं। इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश बाल्टिक देश में आते हैं। यह मैप में देखते हैं ये पे इनकी अवस्थिति कहाँ पे है। ये कहाँ है? इस्टोनिया है, लाटविया है और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री के नाम से जाने देता हूँ। आपसे डार्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन से देश है, तो इसी में एक दूसरा नाम दे देगा, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड दे देगा। तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसमें पोलैंड नहीं आएगा, उसमें मात्र 3 ही देश आएंगे, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये एक रूस का क्षेत्र है, कैलिनिनग्राड, इस पर रूस का अधिकार है, तो ये भी बाल्टिक क्षेत्र में ही आता है। तो अगर एक बार पूछ लिया जाए कि कैलिनिनग्राड कहाँ पे है या कहाँ पे अवस्थित है, तो आपको बताना है कि ये बाल्टिक सी पे अवस्थित है। और ये भी पूछा जा सकता है किसका अधिकार है, तो आपको बताना है रसिया का अधिकार है, क्योंकि रसिया इसलिए यहाँ पे अधिकार जमाए हुए तो क्योंकि बाल्टिक सी होते हुए वो नॉर्थ सी पर जा सके। तो आपको बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है? इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया, ये तीनों को बाल्टिक देश कहा जाता है।
और इसी यहीं पे रूस का ये क्षेत्र है कैलिनग्राड, जिस पर रूस का अधिकार है। ये भी बाल्टिक सी के पास में अवस्थित है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेनेलक्स देश या लो लैंड कंट्री किसे कहते हैं। लो लैंड कंट्री इसे इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इनकी ये जो है समुद्र से काफ़ी नीचे है, इसीलिए जो है इनको लोलैंड कंट्री समुद्र तल से इनकी ऊंचाई बहुत कम होने के कारण इसीलिए इनको लोलैंड कंट्री या बेनेलक्स देश कहा जाता है। अगर आपसे बेनेलक्स देश पूछता है कि किन देशों को बेनेलक्स देश बोला जाता है, तो आपको याद रखना है नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इनकी अवस्थित देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये है नीदरलैंड, ये है बेल्जियम, ये है लग्जमबर्ग। तो आपको यहाँ पे ये याद रखने की ज़रूरत है, जो ये लग्जमबर्ग है ये स्थल अवरुद्ध है। अगर आपसे पूछा है लो लैंड कंट्रियों में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है, तो आपको याद रखना है लग्जमबर्ग। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग। तो ये कौन सा है? नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, ये लग्जमबर्ग। इनको तीनों को बेनेलक्स देश अर्थात लो लैंड कंट्री के नाम से जाना जाता है। हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि आर्कटिक वृत्त में कौन कौन से देश आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक तो रसिया आता है, दूसरा यूएसए का अलास्का क्षेत्र आता है, तीसरा कनाडा आता है, चौथा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। एक और हमने आइसलैंड बताया था फरोए, उस पर किसका अधिकार था? उस पर भी डेनमार्क का अधिकार था, वो भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, फिर आइसलैंड। आइसलैंड का थोड़ा जलीय भाग जो है हल्का आर्कटिक वृत्त को टच करता है, इसीलिए आइसलैंड को इसमें रखा गया है। आर्कटिक वृत्त हम बता रहे, तो आपको ये पता होना चाहिए आर्कटिक काउंसिल का गठन कब हुआ था, उसमें कौन कौन से देश है, किस लिए इसका गठन किया गया था। तो ये सब आप अपने नोट से पढ़ें, ताकि आपको पता होना चाहिए आर्कटिक काउंसिल क्या है, क्यों गठन हुआ था, क्या क्या इसके नियम हैं। तो आपको ये अपने याद करने की ज़रूरत है। तो आर्कटिक वृत्त में कौन से देश आते हैं? रसिया आता है, अलास्का आता है, कनाडा आता है, ग्रीनलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है और आइसलैंड आते हैं। ये सारे देश आर्कटिक वृत्त में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन से देश आर्कटिक वृत्त में नहीं आते या कौन से देश आर्कटिक वृत्त में आते हैं, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखेंगे बाल्कन राज्य। बाल्कन राज्य जो ग्रीस के आसपास का क्षेत्र है, उसे बाल्कन राज्य के नाम से जाना जाता है। आपको मैप में दिखा दें, ये जो क्षेत्र है ना, ये सब बाल्कन राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि बाल्कन, हम आपको इसलिए बता दें ताकि कोई भी टर्मोलॉजी आए आप जो है इस पर कन्फ्यूज ना हो। बाल्कन राज्य पूछेगा तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा ग्रीस के आसपास के क्षेत्र जो है बाल्कन राज्य के अंतर्गत आते हैं ना, आते हैं। इसमें कितने देश हैं? 11 देश है। इसमें कौन सा? सर्बिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, कोसोवो है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, ग्रीस है, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना है और क्रोएशिया है और स्लोवानिया। ये सारे देश जो है बाल्कन राज्य के अंतर्गत आते। तो कितने देश हैं? 11 देश है। 11 देशों का आप नाम 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। मैप में देखेंगे तो आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग सारी टर्मोलॉजी यहाँ पे देख ली है। एक दो चीज़ें हैं, जैसे जो नॉर्वे है, इसको नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश बोला जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। जहाँ पे पृथ्वी का थोड़ा उठा हुआ भाग ऊपर का है, वहीं पे नॉर्वे की अवस्थिति है। तो जब भी सूर्य की किरणें कभी कभी जो है हल्की तिरछी जो है नॉर्वे पे रात को पड़ जाती है, 2 से 3 बजे के आसपास, 10 से 15 मिनट के लिए, इसीलिए इसे नॉर्वे को मध्य रात का देश बोला जाता है। तो आपको अगर पूछा जाता है आपसे कि नॉर्वे को मध्य रात का या नॉर्वे को मध्य रात का देश किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए किसको बोला जाता है? नॉर्वे को बोला जाता है। दूसरा ये फिनलैंड है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश बोला जाता है। हजारों झीलों का देश क्यों बोला जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पहले जो पेनिनसुला एक तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ था। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे जो है बर्फ़ कम होती गई, तो यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी झीलें बस गई, इसीलिए इसी फिनलैंड को हजारों झीलों का देश बोला जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए मध्य रात का देश किसे बोला जाता है? नॉर्वे को बोला जाता है। हजारों झीलों का देश किसे बोला जाता है? तो आपको याद रखना है फिनलैंड को बोला जाता है। एक बार यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था कि फियॉर्ड स्थलाकृति कहाँ पे बनती है, तो आपको पता होना चाहिए इसी क्षेत्र में जो है फियॉर्ड स्थलाकृति बनती है। कौन सी स्थलाकृति? फियॉर्ड। जो आपको क्लाइमेटोलॉजी या ज्योग्राफी जब पूरी पढ़ाई जाएगी ना, तो ये स्थलाकृतियाँ आपको बताई जाएंगी कि कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती। ये एक यू आकार की स्थलाकृति होती है। किस आकार की? यू आकार की स्थलाकृति एक घाटी होती है जो सागर में खुलती है। कहाँ पे? सागर में खुलती है। जिसके पीछे जब इस स्थलाकृति के पीछे देखेंगे, पीछे देखने पर एक नदी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि नदी बह रही हो, ठीक है। जिसके अगर इस स्थलाकृति के जब सामने देखेंगे तो ऐसा, तो वहाँ पे सागर टाइप का बहता हुआ नजर आएगा।
उसके आसपास जो है, जब ये जैसे फ्योर्ड ये बना होगा ना, तो इसके जब आसपास देखेंगे ना तो पहाड़ से नज़र आते हैं। क्या आते हैं? पहाड़ से नज़र आते हैं। पहाड़ों से, जो पहाड़ से नज़र आते हैं ना, इससे जो पहाड़ों से घिरे हुए जो है झरने भी नज़र आते हैं। तो इस स्थल आकृति को क्या कहते हैं? फ्योर्ड। आप फ्योर्ड शब्द याद रखना कि जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है ना, यहाँ पे एक फ्योर्ड टाइप की स्थल आकृति बनती है जो यू आकार की एक घाटी नुमा होती है। तो आपसे कभी कभी चर्चा में अगर फ्योर्ड पूछ ले, ये यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया ताकि आपको चीज़ें कुछ कुछ पता रहें। जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो उसमें इसका चर्चा की जाएगी, तो और अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चित्र बना के वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे जल संधियों की चर्चा करेंगे कि यूरोप में कितनी जल संधियाँ हैं, कौन किसको अलग करती है, कौन किसको जोड़ती है, उस पर कौन सा इंपॉर्टेंट बंदरगाह वगैरह अवस्थित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, हम आपको मैप पे समझा देंगे, इसके नीचे सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, क्योंकि मैं मैप पे समझा दूंगा। जैसे कील नहर है, कील नहर कहाँ है? जर्मनी में। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है मैप में। जैसे ये यहाँ पे कील नहर है। कौन सी नहर है? कील नहर है। ये जो है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। किससे? नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे कील बंदरगाह है। यहाँ पे कील बंदरगाह की अवस्थित, जो काहे के लिए फेमस है? डेयरी उद्योग के लिए। यहाँ पे पशुपालन का विकास ठीक ठाक होता है, तो यहाँ पे किसके लिए अवस्थित है? किसके लिए फेमस है? डेयरी उद्योग के लिए फेमस। तो आपको अगर पूछा जाता है कील बंदरगाह काहे के लिए फेमस है, तो आपको बताना होगा डेयरी उद्योग के लिए कील बंदरगाह फेमस है। और यहीं पे एक ये हैम्बर्ग बंदरगाह है। कौन सा? हैम्बर्ग बंदरगाह है। ये जो है जलयान उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हैम्बर्ग बंदरगाह कहाँ है, तो आपको बताना होगा जर्मनी में। पूछ लिया जाएगा काहे, क्यों फेमस है या किस लिए फेमस है, तो आपको बताना होगा काहे के लिए फेमस है? जलयान उद्योग के लिए फेमस है। ये जो उत्तरी सागर है, इसका जो महाद्वीपीय मग्न तट है ना, ये मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न, जब आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो मग्न तट वगैरह ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, या आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है ना, इसको जो है डॉगर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉगर बैंक बोलते हैं। जो नॉर्थ सी का महाद्वीपीय मग्न तट को क्या बोलते हैं? डॉगर बैंक बोलते हैं। ये किस लिए फेमस? ये मत्स्य उत्पादन तथा प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। तो आपको पूछ लिया जाएगा डॉगर बैंक किस लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए मत्स्य उत्पादन तथा प्राकृतिक गैस के लिए फेमस, क्योंकि नाथ से भी पूछा गया था। हो सकता है डॉगर बैंक के बारे में इस बार यूपीएससी या पीसीएस में पूछते, तो आपको डॉगर बैंक के पता होना। पहले डॉगर बैंक कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है? नाथ सी में। क्यों फेमस है? तो यहाँ पे मत्स्य उत्पादन अर्थात प्राकृतिक गैस भारी मात्रा में पाई जाती है। तो डॉगर बैंक का इतना ही महत्व है। तो कील कैनाल क्या करती है? कील कैनाल नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है तथा डेनमार्क को जर्मनी से अलग करती है। अब जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कौन सी? डोबर जल संधि। कौन सी जल संधि? डोबर। इंपॉर्टेंट जल संधि पूछी जाती है कि डोबर जल संधि कहाँ पे है, तो डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ती है तथा यूके को फ्रांस से अलग करती है। बस इसका इतना ही महत्व है। आपसे ये पूछा जाएगा डोबर जल संधि किसको किससे अलग करती है और किसको किसको जोड़ती है, तो यूके को फ्रांस से अलग करती है तथा इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ती है। ये आपको याद रखना है। डॉगर जंक्शन जब इंग्लिश चैनल है, इसके बाद हमने आपको बताया था कहाँ पे? बिस्के की खाड़ी पे पहुँचेंगे। तो ये बिस्के की खाड़ी होते आपको बोला था जिब्राल्टर जल संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप अटलांटिक सागर से भूमध्य सागर की ओर जाएंगे तो जिब्राल्टर जल संधि को ही क्रॉस करना पड़ेगा, अन्यथा कोई भी रास्ता नहीं है। यह जल संधि स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। क्या करती है? जिब्राल्टर जल संधि स्पेन के अफ्रीका को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन में यूके का जिब्राल्टर बंदरगाह है, जो यहाँ पे आप देख रहा होगा, आपको भी देखा था। ये जो है जिब्राल्टर बंदरगाह है ना, इस पे यूके का अधिकार है। इस पे किसका अधिकार है? यूके का। स्पेन का अधिकार नहीं है, ये यूके है ना, इसका अधिकार है जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर बंदरगाह पे अवस्थित कहाँ है? स्पेन में। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो मोरक्को यहाँ पे क्यूटा बंदरगाह है, ये शायद क्यूटा बंदरगाह है, ठीक है। इस पे किसका अधिकार है? इस पे स्पेन का अधिकार है। अर्थात जो मोरक्को में क्यूटा बंदरगाह है उस पे स्पेन का अधिकार है, जो स्पेन में जिब्राल्टर बंदरगाह है उस पे जो यूके का अधिकार है। आपको इतना याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। मोरक्को का दोनों बंदरगाहों पे अधिकार नहीं है, जबकि उसी के देश में स्पेन ने बना रखा है अपना क्यूटा बंदरगाह, और स्पेन में जो ये जो जिब्राल्टर बंदरगाह बना रखे हैं यूके।
तो आपको ये सब दोनों याद रखने। जिब्राल्टर जलसंधि बहुत ही इंपॉर्टेंट जलसंधि, बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि इसको भूमध्य सागर की चाबी बोला जाता है। जैसे ये मेडिटेरियन सी में हम पहुँचेंगे तो ये 2 द्वीप हैं, एक तो कॉर्सिया है, दूसरा सर्डेनिया है। ये सर्डेनिया है, ये कॉर्सिया है। कॉर्सिया पे किसका अधिकार है? फ्रांस का। सर्डेनिया पे किसका अधिकार है? इटली का। ठीक है। जो ये जलसंधि कौन सी है? ये है बेनीफेसियो जलसंधि। यूरोप की जलसंधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कन्फ्यूजिंग होता है आदमी को और गलत हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ धीरे धीरे पढ़ें, अपने मैप में ड्रॉ करते रहें ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। ये कौन सी जलसंधि है? बेनीफेसियो जलसंधि। बेनीफेसियो जलसंधि क्या करती है? एक तो मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ती है? मेडिटेरियन सागर से जोड़ती है। दूसरा ये जो है फ्रांस के सर्डेनिया को इटली के सर्डेनिया को फ्रांस के कोर्सिया से अलग करती है। तो यही बेनीफेसियो जलसंधि का एक कार्य है। तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब लिख दिया। आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको डाबर जलसंधि पढ़ाई थी, तो ये उत्तरी सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अभी जिब्राल्टर संधि, जितनी मैंने चर्चा की सब नोट्स में लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप अच्छे से सुन लें, मैम में मार्क करते रहें, उसके बाद पढ़ लें। अभी आपको मैं बेनीफेसियो जलसंधि पढ़ा रहा था। ये फ्रांस के कोर्सिया द्वीप को इटली के सर्डिनिया द्वीप से अलग करता है तथा भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ता है। ये मैंने अभी, ये काला सागर नहीं है, ये भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? टिरेनियन सागर से जोड़ता है। काला सागर इसको नहीं है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग कौन सी जलसंधि देखेंगे? अब मसीना जलसंधि। कौन सी? ये मसीना जलसंधि। ये इटली के सिसिली प्रायद्वीप को कोर इटली से अलग करता है। तो मसीना जलसंधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई। तो ये क्या करती है? ये सिसिली को जो है कोर इटली से अलग करती है तथा टिरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ये टिरेनियन सागर है ना, इसको आयोनियन सागर से जोड़ती है। कौन सी जलसंधि? मसीना जलसंधि। तो आपको मसीना जलसंधि ये याद रखना है कि ये जो है इटली के सिसिली प्रायद्वीप को मेन इटली से अलग करती है तथा टिरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। अब जब हम आयोनियन सागर से एड्रियाटिक सागर की ओर जाएंगे तो ये एक जलसंधि है। कौन सी जलसंधि? ओट्रेंटो। कौन सी जलसंधि है? ये ओट्रेंटो जलसंधि है। आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा ओट्रेंटो जलसंधि का क्या कार्य होता है? ये इटली के प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग, ये इटली के प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बेनिया और ग्रीस से अलग करती है। जो ये अल्बेनिया है, ये बाल्कन प्रायद्वीप में मैंने बताया था 11 देश है, और ये ग्रीस है, इससे जो है अलग करती है इटली के प्रायद्वीप को तथा एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। तो ओट्रेंटो जलसंधि का क्या कार्य है? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ना, और दूसरा इटली के प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप के ग्रीस और अल्बेनिया से अलग करना। जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो अब हम लोग देखेंगे ये एजियन सागर के पास जाएंगे। एजियन सागर के बाद जैसे ही मरमरा सागर में एंट्री करेंगे, ठीक है, तो ये डर्डनल्स जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? डर्डनल जलसंधि है। ये पूछी जाती है डर्डनल जलसंधि कहाँ पे है? तो आपको ये याद रखना है एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सी जलसंधि है? तो आपको याद रखना है डर्डनल जलसंधि। जैसे ही एजियन सागर से हम ब्लैक सी को और बढ़ेंगे तो यहाँ पे बास्पोरस जलसंधि। ये दोनों ही जलसंधियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डर्डनल जलसंधि और बास्पोरस जलसंधि, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डर्डनल जलसंधि जो है एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, और बास्पोरस जलसंधि जो है जो मरमरा सागर को जो है काला सागर से जोड़ती है। ये दोनों जलसंधियाँ टर्की के इस्तांबुल को एशियाई टर्की से अलग करती हैं। इन दोनों जलसंधियों को क्या कर रही है? ये जो टर्की है ना, टर्की का ये इस्तांबुल प्रांत है, ये एशियाई टर्की है। एशियाई टर्की को टर्की मतलब इसके इस्तांबुल प्रांत से अलग करती कौन सी? डर्डनल जलसंधि और बास्पोरस जलसंधि। डर्डनल जलसंधि जो है एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, और बास्पोरस जलसंधि जो है मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई कि किस कहाँ पे मसीना जलसंधि है, कहाँ पे डर्डनल जलसंधि है, कहाँ पे ओट्रेंटो जलसंधि है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि, ये मैंने आपको बताया। ये आप जो है अपने मैप में ड्रा करते रहें। जब मैं ब्लैक सी में चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे एक एजेउ सागर हमने आपको बताया था कि एजेउ सागर है। तो ये एजेउ सागर को ब्लैक सी से मिलाने वाली एक जलसंधि क्या सी जलसंधि है? कर्च जलसंधि है। कौन सी? कर्च जलसंधि है। क्या नाम है इसका? कर्च जलसंधि जो है ये जो एजेउ सागर को ब्लैक सी से मिलाती है तथा रूस को यूक्रेन के कौन से? रूस को यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप से अलग कर दी। यही क्रीमिया प्रायद्वीप है जिस पे रूस लेने का कब्जा कर रहा है, बार बार यूक्रेन से युद्ध हो रहा है। तो ये क्रीमिया प्रायद्वीप आपको याद रखना है। क्रीमिया प्रायद्वीप कहाँ पे है?
ब्लैक सी में है। कहाँ पे? ब्लैक सी में है। और ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में क्रीमिया प्रायद्वीप, और ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ने वाली जल संधि को क्या बोलते हैं? कर्च जल संधि। कौन सी जल संधि बोलते हैं? कर्च जल संधि। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा एक और है सेंट जॉर्ज चैनल। कौन सा चैनल है? ये सेंट जॉर्ज चैनल। जो सेंट जॉर्ज चैनल जो है ये आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। किससे? आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। कौन सा चैनल है? सेंट जॉर्ज चैनल। तो आपको सारी जल संधियाँ आपकी ख़त्म हो गई हैं। तो जितनी यूक्रेन की इंपॉर्टेंट जल संधियाँ थी सब मैंने आपको पढ़ा दी यूरोप की। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद हो गई होंगी। और ये सब चीज़ें हमने हैंड राइटिंग में अपने हाथ खुद लिख के दिया है। तो आप जो है सामने मैप रख के क्लास करें और इसको पढ़ते रहें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ दी हुई। आज हम लोग बस इतना ही रखेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको सुधार करना है या हमें कुछ सजेशन देना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दें हमें, तो मैं देख के उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो कल हम लोग जो है यूरोप की नदियों को स्टार्ट करेंगे कि एक एक करके बहुत विस्तार से नदियों के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी कहाँ पे है, किस नदी पे कौन सा शहर अवस्थित है, कहाँ पे कौन सी चीज़ वहाँ पे फेमस है, इसके बारे में कल बहुत अच्छे से जानेंगे। जब भी कल आप क्लास करें तो आप एटलस ज़रूर अपने सामने रखें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।